चलिए बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आज आपके साथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति अनुपात एवं सरसमीकाएं कक्षा 9वीं इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 9वीं कक्षा की बात है तो त्रिकोणमिति में ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, सिर्फ बेसिक जानकारी रहती है और बेसिक डेफिनेशंस रहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है, सिर्फ इसी के बारे में सिंपल सी छोटी छोटी जानकारियां हैं। ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाना है, हल्का फुल्का काम करना है, लेकिन ये आगे के लिए बहुत ज़रूरी है। 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षाओं में इसका भरपूर उपयोग होता है, इसलिए हम तो यह चाहेंगे कि आप इसे बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए इस पर, क्योंकि यह आगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अतः इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे और कहीं पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं चालू कर रहा हूँ यहाँ पर त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। इसके बिना मॉडर्न मैथमेटिक्स को पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम चालू कर रहे हैं त्रिकोणमिति। आगे के मॉडर्न मैथमेटिक्स की एक शाखा है, ये गणित की एक शाखा है, त्रिकोणमिति ब्रांच है। तो त्रिकोणमिति के बारे में क्या बोला जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिकोणमिति, 3 कोणों से घिरा हुआ क्षेत्र, 3 कोणों से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिकोणमिति कहलाता है। इसी को हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को नापना, त्रिभुज की भुजाओं को नापना। इसमें यदि एक त्रिभुज की कुछ भुजाएं या कोण ज्ञात हों, इसमें यदि एक त्रिभुज की कुछ भुजाएं या कोण ज्ञात हों, तब हम शेष भुजाओं तथा कोणों को ज्ञात करने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। तब हम शेष भुजाओं और कोणों को ज्ञात करने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। इन विधियों को लागू करते समय हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का उसके किसी न्यून कोण के सापेक्ष कुछ अनुपातों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें उस कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और इस न्यून कोण के बीच में जो संबंध होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच ये जो अनुपात है, भुजाओं के अनुपात और इस कोण के बीच में जो संबंध होता है, उसे हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपात बहुत वैल्यूज रखते हैं। बिना त्रिकोणमिति अनुपात के त्रिकोणमिति को पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए हमें त्रिकोणमिति अनुपातों को बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि किस प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, किनको हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। बिना त्रिकोणमिति अनुपात के आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़ सकते। तो आप ध्यान से समझिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात के लिए बोलता है कि माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एक समकोण त्रिभुज। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 अंश है। यहाँ पर चित्र देख लीजिए, आपके पास ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 अंश है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर कोण की बात किया है, कोण B बराबर 90 अंश है और न्यून कोण A बराबर थीटा है। इस कोण को हम न्यून कोण बोल रहे हैं, निश्चित है यह 90 अंश से कम होगा। मान लीजिएगा कि इस कोण का मान थीटा है, मान लिया गया कि कोण A बराबर कितना है, थीटा है। तब यहाँ पर समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और नीचे वाले को आधार के नाम से जाना जाता है। समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं, एक होता है लंब, एक होता है आधार और एक होता है कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा, तिरछी लाइन जो होती है, उसे हमेशा कर्ण के नाम से जाना जाता है। कर्ण अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये BC जो है इसे लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो यह अपने हिसाब से आप समझ लें, हमको हिंदी में लंब के नाम से जाना जाता है। और नीचे वाले को बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के नाम हैं, जिसमें से एक भुजा का नाम है लंब, एक भुजा का नाम है कर्ण, एक भुजा का नाम है आधार। अगर इन भुजाओं के अनुपातों को परिभाषित कर दिया जाए
भुजाओं के अनुपातों को इस कोण के सापेक्ष परिभाषित किया जाए, भुजाओं के अनुपातों को इस कोण के सापेक्ष परिभाषित किया जाए तो उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। तो किसी त्रिकोणमितीय त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को ही त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी आधार है, बी सी लंब है, ए सी कर्ण है। भुजाओं का अनुपात हमने इतने बटे इतना किया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये भुजा बटे ये वाली भुजा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण को साइन थीटा के नाम से जाना जाता है। इसको साइन थीटा पढ़ना है, सिन थीटा कोई नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा। सिन थीटा नहीं पढ़ेगा, कोई भी सिन थीटा नहीं पढ़ेगा, इसको क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा। क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा। इसी प्रकार से इसको कॉस थीटा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा पढ़ेंगे आप सभी लोग। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा करोगे तो साइन थीटा, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा करोगे आधार बटे कर्ण, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। इसी प्रकार से होता है कि अगर ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा करेंगे तो उसको बोलते हैं टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इन भुजाओं का अनुपात किया जाए तो वह टैन थीटा कहलाता है, और टैन थीटा बराबर हो जाएगा बी सी बटे बी ए या ए बी, ऐसा हम लोग बोलते हैं। इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, बेसिकली हमारे पास तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बेसिकली तीन होते हैं। ठीक है, एक साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, इसको अंग्रेजी में ऐसा भी बोलते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे लोग इस प्रकार से भी इसको याद कर लेते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है पी, इसको क्या बोल दिया गया? पी। ठीक है, ओके। इसको बोला गया बेस, बेस मतलब बी, बेस मतलब क्या बोला गया? बी। और हाइपोटेनस का एच, हाइपोटेनस का एच। तो यहाँ पर इसको ऐसा भी बोला जाता है, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं पी बटे एच, इसको बोल देते हैं बी बटे एच, इसको बोल देते हैं पी बटे बी, पी बटे बी, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से भी हो जाता है। ठीक है, आप लोग को चलो इतना काफी है। ओके, चलिए अब हम आपके सामने एक विशेष चीज़ ध्यान देने के लिए ला रहे हैं आपके समक्ष। विशेष चीज़ है ये कि समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, परंतु आधार व लंब की स्थिति का नामकरण न्यून कोण के आधार पर होता है। कौन सा वाला न्यून कोण लिया जा रहा है? अगर ये वाला न्यून कोण लेंगे तो ये वाला लंब होगा, अगर ये वाला न्यून कोण लेंगे तो ये वाला लंब होगा। ध्यान से समझिएगा क्या बोला। अगर ये वाला न्यून कोण लिया गया है तो ये वाला लंब होगा, अगर ये वाला न्यून कोण लिया गया है तो ये वाला लंब होता है। तो यहाँ पर हम उसको याद करने के लिए लिख दे रहे हैं कोण सी के लिए, कोण सी के लिए अगर हम कोण सी को न्यून कोण लेते हैं तब कर्ण क्या हो जाएगा? तब कर्ण हो जाएगा ए सी, बी के सामने वाला कर्ण ए सी। लंब क्या हो जाएगा? कोण सी के सामने वाला लंब। आधार क्या हो जाएगा? आधार बी सी। ओके, लेकिन अगर हम कोण ए लेते हैं, जब कोण ए के लिए, तो अगर कोण ए लेंगे तो कोण ए के सामने वाला लंब, कोण ए के सामने वाला लंब यानी बी सी लंब हो जाएगा। ओके, आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा ए बी, यानी इसको ऐसे घुमा के ऐसे खड़ा कर दिया गया है, ऐसे घुमाकर ऐसे खड़ा कर दिया गया है। ठीक है, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए चित्र ऐसा हो जाएगा, कोण ए के लिए। ठीक है, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला कर्ण हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब अतः कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे? कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए बराबर बी सी बटे ए सी हो जाएगा, कॉस ए के लिए ए बी बटे ए सी हो जाएगा, टैन ए के लिए ए बी सी बटे ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या परिवर्तन होगा? तो साइन सी बराबर ए बी बटे ए सी हो जाएगा, कॉस सी बराबर बी सी बटे ए सी हो जाएगा, टैन सी बराबर ए बी बटे बी सी हो जाएगा। ये हमारे पास बेसिक है, ये बेसिक में है कि क्या चेंजेस होता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम आते हैं आपके सामने अनुपातों में संबंध बताने के लिए। अनुपातों में संबंध, अभी हमने पढ़ा कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और हमने ये पढ़ा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये अभी आपको पढ़ाया गया। इसी प्रकार से आपने पढ़ा कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अगर हम इन दोनों को भाग दे दें, भाग दे दें मतलब ऐसा कर दें कि साइन थीटा भागित कॉस थीटा, साइन थीटा भागित कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ऐसा बटे आधार बटे कर्ण, ऐसा होना चाहिए, बटे आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया लंब बटे आधार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग tan थीटा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से एक सूत्र आता है कि tan थीटा बराबर, यहाँ से एक सूत्र आ जाता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये एक रिलेशन है ना। यहाँ पर हम ये जानते हैं साइन थीटा बराबर इतना होता है, कॉस थीटा बराबर इतना होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना दें इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पर थीटा ले लें तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो उस स्थिति में साइन थीटा बराबर इतना, कॉस थीटा बराबर इतना, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग दिया जाए तो वो किसके बराबर होता है? वो tan थीटा के बराबर होता है। इस प्रकार की चीजें हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर आते हैं कि अगर हम इनका व्युत्क्रम ले लें, इनका क्या ले लें? व्युत्क्रम ले लें। व्युत्क्रम मतलब 1 बटे कर दें। जैसे हमारे पास साइन थीटा दिया है तो साइन थीटा का व्युत्क्रम यानी 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा, कॉस थीटा व tan थीटा का व्युत्क्रम, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? इनका अगर उल्टा किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? इनका अगर हम उल्टा कर दें तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पर बोलता है साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 बटे साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर आया 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम ये क्या होगा? 1 बटे साइन थीटा का व्युत्क्रम होगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। आप इसको समझ लें, साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 बटे साइन थीटा। तो 1 बटे साइन थीटा, अब हम यहाँ पर चालू करते हैं 1 बटे साइन थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है, अपन ने पढ़ा है लंब बटे कर्ण, ऐसा पढ़ा हुआ है। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो उस स्थिति में हो जाएगा कर्ण बटे नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो कर्ण बटे लंब। इसको हम लोग कर्ण बटे जो लंब आया है, इसे गणित की भाषा में, त्रिकोणमिति की भाषा में इसे हम कोसेक थीटा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। कई लोग कोसेक थीटा भी बोलते हैं, तो हम कोसेक थीटा बोल रहे हैं ताकि आपको याद रहे। कोसेक थीटा भी बोलेंगे तो भी चलेगा, कोसेक थीटा बोलेंगे तो भी चलेगा। तो ये थीटा कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार बार हम इसको लिख रहे हैं तो इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमारी जबान को पलटना पड़ता है, बार बार हमने इस टाइप का गणित नहीं पढ़ा है, इसलिए ऐसा होता है। तो साइन थीटा का उल्टा 1 बटे साइन थीटा होता है। उसी प्रकार से कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? कॉस थीटा का व्युत्क्रम आपके हिसाब से क्या होगा? कॉस थीटा का व्युत्क्रम 1 बटे कॉस थीटा होगा, ठीक है। और 1 बटे कॉस थीटा मतलब 1 बटे, हम क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण। तो ये कर्ण ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 बटे कॉस थीटा को कॉस थीटा का व्युत्क्रम बोलते हैं और 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार।
और इसे गणित की भाषा में, त्रिकोणमिति की भाषा में इसे हम लोग सेक थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक थीटा। सेक थीटा कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक थीटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक थीटा कहते हैं। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसी प्रकार से अगर हम आगे ले लें तो हमारे पास क्या आएगा बताइए? tan थीटा का व्युत्क्रम, है ना। तो अगर हम यहाँ पर tan थीटा का व्युत्क्रम करें तो क्या हो जाएगा? tan थीटा का व्युत्क्रम, tan थीटा का व्युत्क्रम 1/tan थीटा होता है। 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/tan थीटा बराबर 1/tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो आधार कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। गणित की भाषा में इसे हम लोग tan थीटा, 1/tan थीटा को हम लोग cot थीटा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? cot थीटा। cot थीटा। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आती है, यहाँ पर एक चीज समझ में आती है जिसमें यह बोला जाता है कि साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का व्युत्क्रम 1/सेक थीटा होता है। tan थीटा का व्युत्क्रम 1/cot थीटा होता है। उसी प्रकार से कॉस, यहाँ पर कोसेक थीटा का व्युत्क्रम, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। ठीक है। साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से tan थीटा यहाँ पर आ जाएगा cot थीटा। क्या आ जाएगा? cot थीटा। तो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पर जो अपन ने लिखा अभी थोड़ी देर पहले उसमें अब चेंजेस हो जाएगा। ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पर आ जाए वापस तो इसी प्रकार से हमारे पास एक चीज और बदल जाती है जिसमें ये बोलता है कि cos थीटा का मान कितना होगा cot थीटा का। ठीक है। तो cot थीटा बराबर कितना आ जाएगा बताओ? cot थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा cos थीटा और sin थीटा को अगर भाग दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर cos थीटा बटे sin थीटा किया जाए तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। उसी प्रकार से ये होता है लंब बटे कर्ण। ये अपन पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो ये कर्ण कट गया तो यहाँ से आया आधार बटे लंब। आधार बटे लंब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? cot थीटा कहते हैं। तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। यह भी एक सूत्र है। तो अब हमारे पास कुल कितने त्रिकोणमितीय रेशियो हो गए? 6। कुल कितने त्रिकोणमितीय रेशियो हो गए? 6। कौन कौन से? एक हुआ sin थीटा। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है हमारे पास cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार से हमारे पास होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है। इसी प्रकार से इसका उल्टा sin थीटा का यहाँ पर लिख लेते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होगा? तो हम लिखेंगे आधार बटे लंब। ये हमारे सूत्र हो जाते हैं। ये कुल मिलाकर बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और 3 उसके व्युत्क्रम होते हैं। 3 उसके व्युत्क्रम होते हैं। इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर कुछ और संबंध हम बता रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध। तो यहाँ पर आ रहा है साइन थीटा और कोसेक थीटा अगर हम इनको गुणा करें तो सदैव 1 के बराबर होता है। cos थीटा इंटू सेक थीटा सदैव 1 के बराबर होता है।
tan थीटा और cot थीटा को अगर हम गुणा करें तो सदैव 1 के बराबर आता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय आता है त्रिकोणमिति में, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए थे। उन्होंने एक कथन निकाला था, एक प्रमेय दिया था जो समकोण त्रिभुज के लिए बोला गया था, और किसी त्रिभुज में सत्य नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है। उन्होंने ये बोला था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के तुल्य होता है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है चित्र में आप लोग को, ABC, जहाँ पर ये कोण B समकोण है, तो कोण B के सामने वाला हुआ कर्ण, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो उन्होंने ये बोला था कि कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं लंब और आधार, लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस ने ये बोला था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका यूज होता है हमारे पास सवाल बनाते समय। इसमें यह बोला जाता है कि अगर आपको कोई सी भी दो भुजाएं दी जाए तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हो। कोई सी भी दो भुजाएं ज्ञात हो तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो। कोई सी भी दो भुजाएं ज्ञात हो तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो। इसके लिए आपको वर्गमूल का भी उपयोग करना पड़ता है, वर्गमूल का। तो जैसे आप ये जानते हो कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6। इसी प्रकार से आप और आगे लिख सकते हो। यहाँ पर 36 के बाद यहाँ पर 49 का वर्गमूल अपन लिख सकते हैं 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, ठीक है, और 100 का वर्गमूल 10, 121 का वर्गमूल, ये हमारे को छोटी क्लास के हिसाब से हम आपको लिखा दे रहे हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को याद करना चाहिए। 144 का वर्गमूल 12, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आपके पास 169 का वर्गमूल 13, 196 का वर्गमूल 14, ठीक है, 225 का वर्गमूल 15, ठीक। उसी प्रकार से 256 का वर्गमूल 16, ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। 289 का वर्गमूल तो हो गया 17, ये याद रखना है गणित वाले को भाई। 324 का वर्गमूल 18, 361 का वर्गमूल 19 और 400 का वर्गमूल। कम से कम यहाँ तक हमको पता होना चाहिए। हम तो वैसे बोलते हैं कि 25 तक का याद होना चाहिए, तो आपको 441 का वर्गमूल 21, ये भी मालूम होना चाहिए। 484 का वर्गमूल ये होता है 22, ठीक है। इसी प्रकार से 529 का वर्गमूल 23, ठीक है। 576 का वर्गमूल 24 और वर्गमूल 625 का वर्गमूल 25। कम से कम 25 तक का वर्गमूल हम सभी लोगों को आना चाहिए। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमको दो भुजाएं दी गई हैं, कोई भी दो भुजाएं दी गई हैं, तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। उसमें इस वर्गमूल का काम पड़ता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा, ठीक।